अगर आपको पता चले कि आप Agilus Diagnostics। जब चुनाव बिल्कुल मतदान के पहले वाले फेज में पहुंच गया, जब साइलेंट पीरियड आया, उससे ठीक पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पे फ्रंटल अटैक होता है प्रियंका गांधी की तरफ से, और वो एक बयान देती हैं जिसका कुछ कुछ मजमून हम आपको पढ़ के भी सुना देते हैं। वो दतिया पहुंची थी और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रही थी, और उन्होंने ऐसा कहा, हम उनको कोट कर रहे हैं कि बीजेपी के सारे नेता विचित्र टाइप के हैं। एक तो सिंधिया जी हैं जिनके साथ मैंने यूपी में काम किया, क्या है कि वो कद में थोड़े छोटे पड़ गए लेकिन अहंकार बहुत है। जब हम यूपी में काम करते थे, यूपी में आदत थी, वो प्रियंका कह रही हैं कि शिकायत, गुस्सा, नाराज़गी सब निकाल देते हैं, लेकिन महाराज बोलने की आदत नहीं है। और इस चीज़ को लेकर के उन्होंने टारगेट किया। सिंधिया का भी पलटवार आया, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी पार्ट टाइम नेता हैं और उनके ही पूर्वज थे जिन्होंने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर, चीन को ज़मीन ही भेंट कर दी थी। और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या किसी दूसरे परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी क्या। इस तरह के अटैक्स हुए, इनके क्या कारण आप पाते हैं? क्या ये जो ग्वालियर चंबल संभाग में पिछली बार जिस तरह से चुनाव हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उद्वेलित करने की कोशिश है? दोनों पार्टी चाहती हैं कि उनके हिसाब से वोट पड़े। क्या इशूज हैं सर? सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। साफ तौर पर अगर दतिया में प्रियंका गांधी खड़ी हुई हैं, उसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि वो दतिया में है, जो ग्वालियर चंबल जो है, जो सिंधिया का क्षेत्र माना जाता है। तो वहां पर अगर आप खड़े होते हैं तो उनको भी ये पता है कि अगर दतिया में कोई वोट जो है वो प्रभावित कर सकता है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो यही कारण है कि वो उन्होंने सिंधिया पर हमला किया। लेकिन इसके अगर हम पीछे जाएं तो देखा जाए तो कई दिनों से ये बात चल रही थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के खिलाफ एक पत्रकार वार्ता की थी। उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के खिलाफ और प्रियंका गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, और राहुल और प्रियंका ने ज्योतिरादित्य के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। बोला भी था तो दाएं बाएं जाकर बोला था। इतना सीधा अटैक मुझे लगता है प्रियंका गांधी ने पहली बार किया है। और न केवल सीधा अटैक में मध्य प्रदेश की बात की या ऐसी कोई बात की जो पहले भी हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने यूपी की भी की, और ये कहा कि साहब यूपी में जब सिंधिया काम करते थे तब भी उनमें अहंकार था, कार्यकर्ता उनसे बात नहीं कर पाते थे, उनकी शिकायत लेके आते थे। मतलब एक बात साफ है कि अब जो दोस्ती थी उसमें कहीं ना कहीं दरार जो है वो पड़ती जा रही है। कांग्रेस को भी अब लगने लगा है, शायद राहुल और प्रियंका को शुरू में ऐसी कोई संभावना हो कि सिंधिया नाराज हैं, हो सकता है चले गए हों, कभी कोई ऐसी कोई रास्ता बने कि शायद सिंधिया वापस आ सकते हों, लेकिन अब दिन पे दिन लगता है ये संभावना समाप्त होती जा रही है। और अब जो है वो मुझे इस टिप्पणी से प्रियंका गांधी की और उसके बाद सिंधिया के जवाब से कांग्रेस ही तो खुश होंगे ही, लेकिन शायद भाजपा के भी बड़े नेता खुश होंगे, जिनको लग रहा होगा कि सिंधिया किसी दिन वापस चले जाएंगे। तो उन्हें लग रहा है कि सिंधिया के लिए कांग्रेस का दरवाजा बंद होता जा रहा है, तो अब वो जैसा चाहेंगे सिंधिया को वैसे ही भाजपा में रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये जिस तरह की टिप्पणियां आई है, जिस तरह का प्रियंका और सिंधिया के बीच में जो संवाद चला, उससे एक बात साफ है कि सिंधिया के लिए तो अब कांग्रेस का दरवाजा जो है वो बंद होता जा रहा है। और ये कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेता, जिसे हम खास तौर पर दिग्विजय सिंह जी कहें, उनके लिए खुशी की बात है। तो भाजपा के भी वो नेता जिनको ये लग रहा था बार बार कि सिंधिया किसी दिन वापस जो है वो कांग्रेस में ना चले जाएं, तो उनके लिए भी खुशी की बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के इस चुनाव के लिए इसलिए ये अहम है कि मध्य प्रदेश का ये चुनाव सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने के बाद, यदि उपचुनावों को छोड़ दिया जाए, तो पहला बड़ा विधानसभा चुनाव हो रहा है। 18 में सिंधिया जो है वो कांग्रेस की तरफ थे और भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पे ही सिंधिया थे। भाजपा की जो टैगलाइन थी वो यही थी कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। तो साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भाजपा के पाले में है और कांग्रेस उन पर अटैक कर रही है। 18 में कांग्रेस के पाले में थे और भाजपा कह रही थी माफ करो महाराज, इस बार कांग्रेस कह रही है माफ करो महाराज। नितिन जी, एक चीज हम और जानना चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाने में और उनके साथ जो उनके समर्थक भी गए, उसमें ये कई लोगों ने कहा उस टाइम पे कि इसने कांग्रेस की जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसको एक हद तक के एड्रेस कर दिया कि 3 पावर सेंटर्स अगर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तो अब उसमें से 2 पावर सेंटर्स बचे हैं।
अब दोनों लोगों को ज्यादा स्पेस रहेगा, ज्यादा एल्बो रूम मिल जाएगा पार्टी के अंदर। और एक ऑकवर्डनेस की बात आपने अब कर ही दी कि जिनके खिलाफ नारा लगा के भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन किया था, अब वही एक तरह से स्टार प्रचारक हो गए हैं। स्टार प्रचारक मतलब मैं चुनाव आयोग की भाषा में नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक वो डायनेमिक फेस तो है ही। बिल्कुल, वो आज की तारीख में अगर मध्य प्रदेश में जो फेस है उसमें सिंधिया एक बड़ा चेहरा है भाजपा। जी जी जी। तो ये आपको फील्ड पे भी नजर आ रहा है क्या कि कांग्रेस थोड़ी रिलैक्स नजर आ रही है, या फिर उनकी जो पुरानी चुनौतियां थी वही बनी रहती हैं? और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने का कितना फायदा ग्वालियर चंबल संभाग में आपको नजर आ रहा है, जो आपके बातचीत हो रही है वहां के लोगों से, जो आपका आना जाना हुआ है? देखिए, इस चुनाव में तो साफ तौर पे कहा जाए तो सिंधिया के भाजपा में आने का भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर चंबल में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो ग्वालियर चंबल है वहां पर तो सिंधिया के भाजपा में आने के बाद दो तरह से भाजपा हो गई है। एक सिंधिया की भाजपा है और एक भाजपा वो है जो पहले से है। तो उन नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, वो बोल रहे हैं आप? महाराज भाजपा, नाराज भाजपा भी कह सकते हैं हम, महाराज भाजपा, नरेंद्र तोमर भाजपा भी कह सकते हैं। अच्छा। हम बहुत अलग अलग उनको नाम दे सकते हैं। हाँ। लेकिन ये साफ है कि वहां पर भाजपा दो भागों में बट गई है। एक भाग वो है जो सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में आया है, एक नेता वो है जो पहले से भारतीय जनता पार्टी में थे। 28 जो उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में 2020 में, जिनमें भाजपा को 19 सीटें मिली थी और करीब करीब जिसमें 8-9 सीटें जो है थी वो ग्वालियर चंबल इलाके की थी। उन समय के इलेक्शन की एक खास बात ये थी कि भाजपा के वो नेता जो सिंधिया को नहीं पचा पा रहे थे, उनको भी ये लग रहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं जाना चाहिए अब। तो सबने मिलकर चुनाव लड़ा था। मतलब सिंधिया के समर्थक हों, चाहे वो प्रद्युम्न सिंह तोमर हों, या यहाँ से जजपाल जज्जी हों, या ब्रजेंद्र सिंह यादव चुनाव लड़ रहे थे, सुरेश धाकड़ चुनाव लड़ रहे थे, ओपीएस भदौरिया चुनाव लड़ रहे थे। इन सबको मिलकर भाजपा ने भी जिताया था कि इनके जीतने से ही ये सरकार बची रहेगी। अब लेकिन वो बात कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पूरे ग्वालियर चंबल के इलाके में वो बात खत्म हो गई है। तो अब सिंधिया समर्थक वो नेता चुनाव जरूर जीतेगा जो दमदार है, जो खुद का दम है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो हैं वो अभी भी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जीतने की संभावना लोग ज्यादा व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन वो नेता सिंधिया की दम पर जो चुनाव जीत रहे थे, या जो भाजपा के सहारे से चुनाव जीत गए थे, या जो लोग 2018 की भाजपा के खिलाफ ग्वालियर चंबल की जो लहर थी उसमें चुनाव जीत गए थे, उनके लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। मैं इसी बात पे मिलिंद सर की टिप्पणी भी चाहता हूं। सर, एक तो जो नितिन सर ने बताया, अभी आप उससे कितना अग्री या डिसएग्री करते हैं हम ये जानना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि नेताओं को अपनी पर्सनल पॉलिटिकल करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी ग्वालियर संभाग में, जो उनका अपना अर्जित जो उनकी राजनीति है। हम ये जानना चाहते हैं कि इससे इतर जो प्रधानमंत्री ने लगातार कैंपेन किए वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी टाइम मध्य प्रदेश को भी दिया, जितने जगहों पर संभव हुआ उन्होंने जाकर के रैलीज किए हैं और रैलीज में भीड़ आई है, इसमें कोई दो राय है नहीं, हमने देखा है उन रैलीज का साइज। तो क्या उसका कोई बेनिफिट मिलता नजर नहीं आ रहा या मिल रहा है? है जी कि ये प्रियंका और इनका जो वाक युद्ध जो हुआ उनके बीच में, मैं 3-3.5 साल से इनको रेगुलरली फॉलो कर रहा था जी। 3.5 साल पहले इन्होंने सरकार गिराई, उसके बाद से परसों तक प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, इवन सिंधिया, इन्होंने आमने सामने कभी कोई डायरेक्ट अटैक किया ही नहीं। इतना इनडायरेक्ट, कभी नाम नहीं लिया है, कभी ये लिया। तो ये 2020 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें पहली बार गद्दारी वर्ड यूज किया था कांग्रेस ने इनके खिलाफ। पर उसके बावजूद भी 3.5 साल में ये क्योंकि ये प्रियंका, राहुल, सचिन पायलट, ये सब लोग एक ग्रुप के थे, यंगस्टर्स है, और होता है पीपल लाइक अस। तो उनमें एक सॉर्ट ऑफ कोड था कि एक दूसरे के खिलाफ वो ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे। पर ये परसों जो प्रियंका ने जो किया है, और उसमें जो गद्दारी वर्ड वाला था, और 3-4 महीने पहले प्रियंका गांधी वहां ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, वहां भी गई थी। वो भी शायद पहली बार हुआ, क्योंकि इनके जो सिंधिया फैमिली के खिलाफ जो आरोप है वो 1857 में भी लगे थे कि इन्होंने गद्दारी की थी। फिर उसके बाद में राजमाता सिंधिया जो है 67 में उनके खिलाफ आरोप लगा था। आरोप क्या, उन्होंने वो जो मध्य प्रदेश या सेंट्रल इंडिया की पहली जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो उनके कारण मध्य प्रदेश में आई थी, क्योंकि उन्हें संविधान सरकार बनी थी जी। और फिर ज्योतिरादित्य ने जो किया वो, तो ये गद्दार वर्ड यूज करके मुझे ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगा कि प्रियंका गांधी ने पहली बार बोला था ना वो नो होल्ड्स बार्ड। अभी तक था एक
कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ पैसा टारगेट नहीं करते थे, और इसके कारण फिर सिंधिया जी को भी वैसे उसी भाषा में जवाब देना पड़ा। पर जहां तक वो फर्क पड़ने की बात है, वो जैसे नितेंद्र जी ने कहा कि ऐसा नहीं था कि पूरे सिंधिया मतलब ग्वालियर चंबल के सभी लोग उनके साथ में गए थे। उस टाइम पे जितने गए उसमें से 6 या 7 लोग हार भी गए थे। पर वो सिंधिया फैक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के कारण सरकार गिरी थी, और उन्होंने स्टार कैंपेनर है, प्रचार भी काफी किया है, तो उसमें ज्योतिरादित्य की भी साथ में दाव है। उनको अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो इनको आगे कोई जरूरी नहीं कि बहुत तवज्जो मिले, तो इसलिए उनको भी परफॉर्म करना ही पड़ेगा उससे आगे। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।